Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Farhan Khan Abbasi and you all are watching Executive Coaching Center's Zoom online video sessions. और the most important thing is that कि आज हम एक और टॉपिक करेंगे पास्ट पेपर का प्रेसियन कंपोजिशन। और आज हम 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे दैट इज कंप्रीहेंशन पैसेज। एक पैसेज हमें दिया होता है नॉर्मली एग्जाम में, सीएसएस में भी, पीएमएस में भी। और हम करते क्या है कि उस पैसेज के आखिर में चंद सवालात दिए होते हैं, उन सवालात को रीड करना होता है और उसके अकॉर्डिंगली पैसेज में से एक्सट्रैक्ट करना होता है, अखज़ करना होता है वो कंटेंट जो सवाल में पूछा जाता है। अपनी तरफ से खुद कुछ नहीं लिखना होता, बट अपने वर्ड्स में जो पैसेज में डिस्क्रिप्शन दी होती है उसके अकॉर्डिंगली उन क्वेश्चंस को आंसर करना होता है। मेथोडोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट है प्रेसी राइटिंग से, क्योंकि प्रेसी राइटिंग में हम ऑलमोस्ट 2 रफ ड्राफ्ट बनाते हैं और एक हमारा फाइनल नीट ड्राफ्ट होता है। बट कॉम्प्रिहेंशन में हम एक रफ ड्राफ्ट बनाते हैं। उसकी रीजन भी ये होती है कि हमने पहले तो मेजर कंटेंट को रीड करना होता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली और उसको अंडरलाइन करना होता है, फिर उस आंसर को ब्रैकेट हम कर लेते हैं और उसके ऊपर साइड पे उस ब्रैकेट के क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये है। और फिर वो जो सारे का सारा मटेरियल है उसको हम उस रफ ड्राफ्ट में क्वेश्चन वाइज लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 1 का जितना भी हमने मटेरियल उस गिवन पैसेज में से ब्रैकेट किया है, अंडरलाइन किया है, उसको हम रफ ड्राफ्ट नंबर 1 में क्वेश्चन 1 के आगे लिख देंगे। इसी तरह क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5। इससे फायदा ये होता है कि जो ओरिजिनल कंटेंट पैसेज में डिस्कस किया गया है या जो पैसेज हमारे सामने आया है उसमें जो हमें गिवन क्वेश्चंस हैं उसके अकॉर्डिंगली आंसर करना होता है और विद इन द पैसेज ही उसको कॉम्प्रीहेंड अंडरस्टैंड करना होता है और अपने अल्फाज में करना होता है। तो इससे पहला फायदा तो ये होता है कि हमारे सामने जो सॉर्ट आउट मटेरियल है वो क्वेश्चन आंसर वाइज अलग अलग हम लिख लेते हैं एज इट इज, फिर उसको री रीड करके अपने अल्फाज में पैराफ्रेज कर देते हैं या आप ये समझ लें रिप्रोड्यूस कर देते हैं। तो चलते हैं जी आज के अपने क्वेश्चन की तरफ। ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। पास्ट पेपर है जी हमारे पास CSS 2001 का ये पास्ट पेपर है और इसकी मेरे ख्याल से प्रेसी हमने ऑलरेडी कर ली हुई है। आज हम इसका कॉम्प्रिहेंशन वाला पैसेज करते हैं। तो ये देखें जी आपके सामने क्वेश्चन नंबर 220 मार्क्स का उन्होंने दिया हुआ है। ये हमारे सामने कंप्लीट पैसेज आ गया है और अगर हम आखिर में देखें तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब द मेजर क्वेश्चन बिहाइंड ऑल दीज थिंग इज दैट, या मेजर सवाल ये पैदा होता है कि जब हम कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो किन बातों का या किन बेसिक चीजों का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। तो पहली चीज तो स्टूडेंट ये कि जो कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज होता है आपने पैसेज रीड करने में अपना टाइम जाया नहीं करना, वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं करनी, बिकॉज जो प्रेसियन कंपोजिशन का पेपर है ये बड़ा ही ट्रिकी पेपर तस्वुर किया जाता है, नंबर 1। एंड नंबर 2 इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। ये कोई ऐसे राइटिंग की तरह का पेपर नहीं है कि आपने एक वक्त में एक ही टॉपिक सेलेक्ट किया, उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग की, रफ आउटलाइंस बनाई, रफ उसमें आपने पॉइंट्स वगैरह लिखे, फिर उसको नीट करके और डिस्क्रिप्शन स्टार्ट कर दी या राइटिंग स्टार्ट कर दी। इसमें हर एक 20, 10, 15 नंबर के जितने भी सवालात इसमें 5, 10 या 6-7 डिफरेंट एरियाज में से आते हैं। प्रेसी अलग है, कॉम्प्रिहेंशन अलग है, ट्रांसलेशन अलग है, ग्रामेटिक पोर्शन अलग है। तो उन हर एक की अलग रिक्वायरमेंट है और इस जो प्रेसियन कंपोजिशन का पेपर है इसमें टाइम मैनेजमेंट इसलिए जरूरी है कि बाज का जो पैसेज आपका प्रेसी का या कॉम्प्रिहेंशन का आपको दिया जाता है उसमें काफी ही ज्यादा क्रिटिकल किस्म की, टेक्निकल किस्म की अंग्रेजी लिखी जाती है या बड़ा मुश्किल किस्म का सब्जेक्ट मैटर होता है, तो उसको एब्जॉर्ब करना, अंडरस्टैंड करना और फिर रिप्रोड्यूस करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम टेक्निकली चलते हैं प्रेसी के पेपर में भी, सवाल को अटेम्प्ट करने में भी, कॉम्प्रिहेंशन में भी। तो जब हमारे सामने कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज आ जाता है तो हम करते क्या है, आखिर में दिए गए सवालात को पढ़ते हैं। तो हमारे पास इस पैसेज में देखें आखिर में कुछ सवालात दिए गए हैं, मैं आपके लिए हाईलाइट कर देता हूं इनको ताकि आप लोगों के लिए इजी हो। इन सवालात को आपने पहले पढ़ना होता है।
बाद में आपने हर सवाल का जो आंसर है वो पैसेज में से फाइंड आउट करना होता है। उसको आप पूरा पैसेज पढ़ के भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ये एक ट्रेडिशनल वे है। या फिर आप स्किमिंग और स्किपिंग की मेथोडोलॉजी फॉलो कर सकते हैं कि जो मेजर कीवर्ड्स आपके क्वेश्चन में हैं उनको आप देखते हैं और उसके इर्द गिर्द ही उसके ऊपर के एक दो सेंटेंसेस और नीचे के एक दो सेंटेंसेस पढ़ के उसको ब्रैकेट कर लेते हैं कि ऑलमोस्ट आपका नियर अबाउट मेजर कंटेंट यहीं पर है। और फिर उस कंटेंट को जिसको आपने ब्रैकेट किया होता है उस कंटेंट को फिर अपने रफ ड्राफ्ट में क्वेश्चन वाइज लिख लेते हैं। फिर आखिर में जब आप नीट ड्राफ्ट करते हैं, क्योंकि आपका सारे का सारा मटेरियल सॉर्ट आउट हो चुका होता है, एक्सट्रैक्ट कर लिया होता है, तो फिर आप अपने उन एक्सट्रैक्टेड क्वेश्चन आंसर्स को अपने अल्फाज में रिप्रोड्यूस करने के लिए दोबारा उनको पढ़ते हैं, एक दफा चेक कर लेते हैं और फिर अपने वर्ड में उसको लिख लेते हैं। आज हम इस टेक्निक को फॉलो भी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जी गुर नंबर 1 या रूल नंबर 1 या ट्रिक नंबर 1 कि कोई भी पैसेज आपके पास कॉम्प्रिहेंशन का जो होगा, आप क्या करेंगे, आप उस पैसेज का क्वेश्चन सबसे पहले रीड करेंगे। तो 2001 का पेपर है सीएसएस का और आज हम इसकी कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं। तो देखते हैं जी नंबर 1, इट वन इन व्हाट सेंसेस, इसको थोड़ा सा मैं इट इन व्हाट सेंसेस या इट इन व्हाट सेंस is poetry the language of the imaginations and the passion। पहला सवाल वो देता है पोइट्री किस सेंस में जबान है तखयलात की, ख्यालात की, जज्बात की, ये बताएं। तो इसका मतलब है क्वेश्चन पढ़ने से हमें एक फायदा ये होता है कि इसमें एग्जामिनर ने हमसे जो थीम पूछा है वो पोइट्री है, वो आपके ख्यालात का इजहार है। तो पहला सवाल वो कर रहा है कि किस सेंस में पोइट्री को इस पैसेज में डिफाइन किया गया है या एलैबोरेट किया गया है कि इट इज अ लैंग्वेज ऑफ इमेजिनेशंस एंड पैशन। पहला सवाल। दूसरा सवाल, हाउ इज पोइट्री द यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ द हार्ट। यूनिवर्सल लैंग्वेज होता है जो यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड हो। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह यूनिवर्सली तमाम इंसानों में दो कैटेगरीज हैं, एक मेल है एक फीमेल है, यानी मर्द और औरत है। इसी तरह यूनिवर्सली इंसानों की पहचान उनके एक्सटर्नल अपीयरेंस से होती है। मर्दों की और औरतों की अपीयरेंस का भी फिजिकल डिफरेंस है। तो ये यूनिवर्सल्स होते हैं दुनिया के, जो हर जगह एक्सेप्टेड होते हैं। नाइट इज अ यूनिवर्सल, डे इज अ यूनिवर्सल, मून, स्टार्स, सन, ये यूनिवर्सल्स हैं। तो वो कहता है कैसे पोइट्री एक यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ हार्ट है। असल में ये सवाल ये पूछना चाहता है, चाहे चाइनीज है, चाहे पाकिस्तानी, चाहे इंडियन है, चाहे अमेरिकन है, चाहे फ्रेंच है, चाहे डच है, चाहे स्पेनिश है, चाहे अरब्स हैं, चाहे अफ्रीकन है, हर एक के दिल को लगती है पोइट्री। तो कैसे लगती है दिल को, या कैसे ये लैंग्वेज ऑफ हार्ट है, ये दिल की इमोशंस, दिल की बात है, ये कैसे है पोइट्री एज ए लैंग्वेज ऑफ हार्ट। जो दिल की बात होती है वो शायर जो है अपनी शायरी में कर देता है। और यूनिवर्सली दुनिया में कहीं पर भी किसी भी रंग, किसी भी नस्ल में इंसान जो पाए जाते हैं, वो जो भी शायरी करते हैं वो दिल को छू जाती है। इसका भी जवाब इसमें कहीं होगा। तो अभी तक हमारे पास दो मेजर सवाल आए। पहला सवाल है किस सेंस में पोइट्री लैंग्वेज ऑफ इमेजिनेशन और पैशन है, और किस जबान में, किस सेंस में जो पोइट्री है ये यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ हार्ट है। अगला सवाल वो करता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री एंड पोइट्री। तो जाहिर है कोई हिस्ट्री और पोइट्री की डिस्कशन भी यहाँ पर की गई होगी। अगला सवाल है एक्सप्लेन द फ्रेज मैन इज अ पोइटिकल एनिमल। इंसान जो है वो एक शायराना जानवर है, यानी इंसान किसी भी टाइप, किसी भी रंग, किसी भी एज ग्रुप का हो, शायरी उसको लुभाती है, शायरी उसको अट्रैक्ट करती है। इसके लिए जरूरी है बंदे को इंसान होना जरूरी है, उस पास इमोशंस होना जरूरी है। बहुत से दुनिया में ऐसी मिसालें भी मिलती है जिनको पोइट्री अच्छी नहीं लगती, इसका मतलब उसमें एस्थेटिक, उन लोगों में एस्थेटिक सेंस नहीं होती। तो ये जर्नल डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली वो जर्नल बात कर रहा है, क्योंकि एग्जामिनर अंडरस्टूड करता है कि ज्यादातर लोगों में एस्थेटिक सेंस होती है क्योंकि कुदरती इंसानों में पाई जाती है। व्हाट आर सम ऑफ द एक्शंस विद द हैजलेट कॉल्स पोइट्री एंड इट्स डूअर पोइट। वो कौन से ऐसे एक्शंस है, वो कौन से ऐसे अमाल हैं जिनके करने को पोइट्री कहा जाता है, और जो वो एक्शंस कर रहा होता है उसको पोइट कहा जाता है। इसका मतलब इस तरह की भी कोई बात की गई है। एक्सप्लेन द अंडरलाइन एक्सप्रेशंस इन द पैसेज। ऑब्वियसली बात है, जब वो एक्सप्लेन कह रहा है तो ये आपके सामने अंडरलाइन एक्सप्रेशंस है, इसके आपने सिनोनिम नहीं लिखने होते। विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज,
यानी राइटर ने किस कॉन्टेक्स्ट में इन अल्फाज को इस्तेमाल किया, इसकी एक आधे सेंटेंस में एक्सप्लेनेशन करनी होती है। अक्सर औकात प्रेसी में भी ऐसे कोई अंडरलाइन आ जाते हैं, उसके बारे में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ज्यादातर कॉम्प्रिहेंशन में ऐसा होता है। चले जी, तो ट्रिक नंबर 1 तो हमने सीख लिया कि सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमें गिवन पैसेज दिया जाएगा हमने उस गिवन पैसेज के क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं, और जब आप दो दो तीन तीन दफा क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो वो मेमोराइज हो जाते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन था किस सेंस में पोएट्री इमेजिनेशन की और फीलिंग्स की या पैशन की जबान है, किस तरह पोएट्री को यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ हार्ट कहा जाता है। उसके बाद हिस्ट्री और पोएट्री में क्या फर्क है, और जो उसके बाद अगला सवाल है मैन पोइटिकल एनिमल कैसे है। अच्छा जी, किस तरह हैजलेट कहते हैं कि कुछ एक्शंस हैं, उन एक्शंस को करने वाले को पोएट और उन एक्शन को पोएट्री कहा जाता है। तो इसका जवाब हम देंगे। अब करेंगे हम क्या कि हम स्किम और स्किप वाली फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। एक एक सवाल को पढ़ें, लैंग्वेज ऑफ इमेजिनेशन एंड पैशन, और ढूंढे कहाँ इस तरह की बात की गई है, तो उसको अंडरलाइन भी कर लें और ब्रैकेट भी कर लें। लेकिन चूंकि हमारा ये कंपटीशन का इम्तिहान होता है, कोई आइल्स का टॉफल का पर्चा तो है नहीं, ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है। तो मैं स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूँ अपनी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यानी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा डेवलप करें। कॉम्प्रीहेंशन का लफ्जी मतलब भी होता है टू अंडरस्टैंड, ग्रैस्प क्या किया आपने उस गिवन कंटेंट में से, गिवन लिटरेचर में से। तो मैं स्टूडेंट्स को कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लिटरेचर या अखबार पढ़ने की आदत डालें। इससे फायदा ये होता है कि जब हम पेपर में अपेयर होते हैं तो प्रेसी के पेपर में प्रेसी और कॉम्प्रीहेंशन के पैसेजेस पढ़ने और कॉम्प्रीहेंड करना आसान होता है। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि मेरा मानना ये है कि पूरे के पूरे पैसेज को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ये कोई ज्यादा लेंथी पैसेज होता नहीं है। 500 550 या 700 वर्ड्स का पैसेज होता है, तो ये को 10-1 मिनट में आप इजीली इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। तो एक दफा पैसेज पढ़ेंगे तो आप इसको ब्रैकेट और अंडरलाइन कर लेंगे और आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि आपके जवाब कहाँ छुपे हैं। हमारे पास क्योंकि कंप्यूटर की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो हम इसको मल्टीपल कलर से ब्रैकेट भी करेंगे और मल्टीपल कलर से भी इसको हाईलाइट कर देंगे। तो पहला तो है जी इसको पढ़ना, क्वेश्चंस हमने पढ़ लिया, अब हम पैसेज को पढ़ते हैं। वो कहता है पोएट्री इज द लैंग्वेज ऑफ इमेजिनेशन। पोएट्री जो है इट इज द लैंग्वेज ऑफ इमेजिनेशन, ये तखयलात की और पैशन की एक जबान है। इट रिलेट्स टू वट एवर गिव्स इमीडिएट प्लेजर और पेन टू ह्यूमन माइंड। क्योंकि पोइट्री उस चीज से रिलेट करती है जो हमारे इमोशंस और फीलिंग होती है। तो इमोशन और फीलिंग को जब कोई चीज टच करती है, कोई मैसेज मिलता है हमें, कोई खबर मिलती है, तो या तो हमें प्लेजर होता है या हमें सैडनेस आती है। तो आपने देखा पोइट्री से हम रिकलेक्ट करते हैं अपनी पास्ट की यादें, कोई ऐसा शेर हमें अट्रैक्ट करता है, वैसा कोई इंसिडेंट जिंदगी में हुआ होता है, या कोई बहुत जोशीला किस्म का हम नज्म पढ़ लेते हैं, कोई तराना पढ़ लेते हैं, तो हमारा नेशनलिज्म की फीलिंग्स जाग जाती हैं। तो पोइट्री में कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, इस्तारे इस्तेमाल किए जाते हैं, सिंबलिज्म इस्तेमाल किया जाता है, हिस्टोरिकल इवेंट्स डिस्कस किए जाते हैं, तो फौरन हमारे इमोशंस को अट्रैक्ट करती है पोइट्री। और इससे क्या होता है, या तो हमें इमीडिएट प्लेयर मिलता है या इमीडिएट पेन मिलती है। और आप याद रखिएगा इमीडिएट प्लेयर और पेन का ताल्लुक आपकी सेंसेस से है। जो चीज आपके सेंसेस में आएगी आप सोचेंगे, बाज का तो आपको खुशी की खबर मिलती है, बाज का दुख की खबर मिलती है, तो आप उस एनवायरमेंट उस फीलिंग में चले जाते हैं। तो समथिंग लाइक दैट उसने लैंग्वेज ऑफ इमेजिनेशन और पैशन का आंसर देना शुरू कर दिया है। क्योंकि इमेजिनेशन सोच तखयलात को कहते हैं, पैशन जज्बात को कहते हैं। तो पोइट्री एक ऐसी लैंग्वेज है जिसकी वजह से हमारे जो जज्बात हैं, अगर आप गौर से देखें तो वो बाहर आ जाते हैं। और जब हमारे जज्बात उभर जाते हैं तो या तो हमें खुशी होती है या हमें गम होता है। इट कम्स होम टू बॉसम्स एंड बिजनेस ऑफ मैन फॉर नथिंग, बट what comes home to them in the most general and intelligible shape can be the subject of poetry। वो कहता है पोइट्री ऐसी नहीं है कि इट इज समथिंग लाइक दैट कि ये कोई रूटीन की एक्टिविटी है। हाँ, जब पोइट्री आप इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो एक सेंस आपके अंदर डेवलप हो जाती है, और कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं, बाज का कुछ ऐसी सीनरीज होती हैं, बाज का कुछ ऐसी फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं जिसको यहाँ पर इस्तारे के तौर पे, सिंबल के तौर पे राइटर पोइट्री कह रहा है। यहाँ एक और बात भी राइटर बिटवीन द वर्ड्स कहना चाह रहा है कि पोइट्री इज बेसिकली समथिंग दैट वी कैन फील। देखिए शायर जो है वो पता नहीं आज से 1000 साल पहले को शेर कह गया है, 100 साल पहले कह गया है, 50 साल पहले कह गया है,
उसकी एनवायरनमेंट और था, उसका सर्कमस्टांसेस और था, लेकिन उस शेर के अंदर कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं, कुछ ऐसी इस्तारे और सिंबल्स होते हैं जिसकी रिलेशन हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ इवेंट से जुड़ी होती है, चाहे वो खुशी की फीलिंग्स हो, चाहे वो दुख की फीलिंग्स हो। उससे फिर क्या होता है कि वो एक ऐसी सेंस हमारे अंदर पैदा होती है कि हमें इट इज समथिंग लाइक दैट, जो इसमें वो एक्सप्लेन करता है कि हमारे अंदर वो चीज खुद से जाग जाती है। पोइट्री इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज विच द हार्ट होल्ड्स। अब ये देखें, यहां तक तो उसने आपको आंसर दे दिया क्वेश्चन नंबर 1 का। अच्छा, एक और चीज स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूं, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूं जी ब्लू से, ताकि हमें पता चले हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर था, और मैं क्वेश्चन को भी ब्लू ही कर लेता हूं ताकि ये पता चले जी ब्लू का हमने जो आंसर है वो यहाँ पर लिया है। ये लें जी, ये पहला सवाल है उसका हमने। अच्छा स्टूडेंट, मैं आपको एक और चीज आपसे शेयर करूं, क्योंकि कंपैरेटिव एग्जामिनेशन की हम प्रिपरेशन करते हैं, तो जरूरी नहीं है बीए की तरह पहले सवाल का जवाब शुरू में हो, दूसरे का बीच में हो, तीसरे का उसके बाद और चौथे का उसके बाद हो। ऐसा जरूरी नहीं है। होता यह है बाज का पहले सवाल का जवाब शुरू में भी छुपा होता है, बीच में भी कहीं उसने वही बात की होती है जो पहले सवाल को हिट करती है, और आखिर में भी कहीं की होती है। तो हमने उस तमाम एरिया को ब्रैकेट और अंडरलाइन करके साइड पे, क्योंकि हमारे पास पेपर फॉर्म में होगा पेपर, तो 1-1 लिख लेना साइडों पे उसके। उससे ये होगा कि हमें पता चलेगा हमारा ये मटेरियल जो हमने हाईलाइट किया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये है। फिर हम जब इसको अपने अल्फाज में रिप्रोड्यूस करेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, पूरा सारे का सारा मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। दूसरी चीज, एक और चीज मैं आपसे शेयर कर लूं कि कंपैरेटिव एग्जामिनेशन में बाज का आपने पास पेपर के कुछ कॉम्प्रीहेंशन सब सॉल्व किए होंगे, तो आपको लगा होगा कि पहले सवाल का जवाब तो आपके पास आ गया, दूसरे में भी वही मिलती जुलती बात की है, तो बाज का दूसरे सवाल का जवाब भी उसी कंटेंट में होता है, उसी 2-3 सेंटेंस में होता है, जिन 2-3 सेंटेंस में पहले का जवाब होता है। लेकिन राइटर ने क्या किया होता है, थोड़ा सा ट्रिकी होके एक आधा वर्ड, एक आधी एनोलॉजी, एक आधा सेंटेंस चेंज कर दिया होता है, तो उसकी फिर आप बैकग्राउंड खुद डेवलप करते हैं, क्योंकि आपने इसमें इसको सिर्फ कॉम्प्रीहेंड करना है। एज इट इज ये वर्ड लिखने तो है नहीं, अपने अल्फाज में उसको जवाब देना है। तो आपने अपनी ये एबिलिटी एग्जामिनर को शो करनी होती है कि जो आपने क्वेश्चन किया है, मैंने जब पैसेज पढ़ा तो उसके अकॉर्डिंगली उस पैसेज में जो कंटेंट अवेलेबल था उसको मैं अपने अल्फाज में रीफ्रेज कर रहा हूं या कर रही हूं, और इस खूबसूरत वे से आप उसको रीफ्रेज करते हैं कि आप प्रॉपर आंसर देते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, प्रेसी और कॉम्प्रीहेंशन में कोई चीज अपनी तरफ से नहीं आपने लिखनी होती, आपने उसी को रीफ्रेज करना होता है। हाँ, ये हो सकता है कि आप क्वेश्चन को रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह ये सवाल अगर आप इसका जवाब देंगे, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को रिप्रोड्यूस करते हैं, इन व्हाट सेंस द पोएट्री is the language of imagination and passion। तो आप कह सकते हैं in the given passage the writer describes poetry the language of imagination and passion in a sense, और फिर आगे अपना जवाब लिख सकते हैं। तो इसको रिप्रोडक्शन ऑफ द क्वेश्चन भी कहते हैं, तो ताकि आपकी थोड़ी सी लेंथ प्रॉपर बन जाती है। अगला देखते हैं जी, इसके बाद कहता है पोएट्री इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज विद द हार्ट होल्ड्स विद नेचर एंड इटसेल्फ। यानी पोएट्री एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि दिल की लैंग्वेज है और कुदरत ने इसमें रखी हुई है। तो आपको पता है कुदरत ने ही तमाम इंसानों को पैदा किया है, कुदरत की वजह से ही तमाम इंसान मार्ज वजूद में आए हैं, जिसको इधर जो है राइटर नेचर कह रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको बता चुका हूं कि यूनिवर्सल का मतलब होता है जो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड हो, एक जैसे हो। तो अगर गौर से देखें तो पोइट्री इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज विच हार्ट होल्ड्स विद द नेचर इटसेल्फ एंड इटसेल्फ। यानी ये वाहिद ऐसी लैंग्वेज है जो कि आपके हर एक बंदे के दिल को भाती है, दिल तक पहुंचती है। He who has a contempt for poetry cannot have much respect for himself or for anything else। ये भी इसमें आता है। वो कहता है ये यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ हार्ट है तमाम लोगों के लिए जर्नली, लेकिन अगर कोई शख्स इसको बुरा कहता है, इसका मतलब वो अपने आप को बुरा कहता है, क्योंकि पोइट्री तो इनकलकेट की गई है। जिस तरह हमारे अंदर कुछ चीजें बाय बर्थ डाली जाती हैं, तो ये तो हमारे जीन्स में है, फीलिंग्स हमारे जीन्स में है, एस्थेटिक सेंस हमारे जीन्स में है, ये हमारी जिबिल्लत है, इंस्टिंक्ट है हमारा कि हमें जो एस्थेटिक थिंग्स हैं, एस्थेटिक वर्ड्स हैं, नेचर है, वो अच्छा लगे। तो वो कहता है अगर तो कोई बंदा इसकी कॉन्टेम्प्ट करता है, इसको बुरा कहता है, बददिली शो करता है,
इसका मतलब है उसके लिए रिस्पेक्ट अपनी जात के लिए नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल फिनोमेना है। हर बंदे के दिल के अंदर यूनिवर्सली अल्लाह ताला ने लव, अफेक्शन एंड एसोसिएशन फॉर इमोशंस रखी हुई है। अब इमेजिनेशन और इमोशन की भी कोई जबान होनी चाहिए, तो उसको तो राइटर पोइट्री कह रहा है। तो जब अफेक्शन और इमोशंस के लिए इंसान के दिल में कदर है, उसके अंदर ये हिस्सा अल्लाह ने रखा हुआ है, तो उसकी जबान पोइट्री है। तो जब पोइट्री को बुरा कह रहा है इंसान, उसको बेहतर नहीं समझता, तो इसका मतलब है उसके अंदर इमेजिनेशन और पैशन पाया ही नहीं जाता। तो इसका मतलब अगर एक बंदे के अंदर इमेजिनेटिव एबिलिटीज नहीं है, एस्थेटिक सेंस नहीं है, पैशन नहीं है, तो वो कंप्लीट ह्यूमन बीइंग तो नहीं है, वो तो गोश्त पोस्ट का एक लोथड़ा है। अगली बात, वट एवर देर इज सेंस ऑफ ब्यूटी और पार और हार्मनी, जैसा कि दुनिया में अगर कहीं पे भी आपको ब्यूटी की सेंस नजर आती है, पावरफुल, हार्मनी, दुनिया में चीजें नजर आती है ना, आपको एक सेंस नजर आती है। कुदरत ने भी जो दुनिया को, कायनात को बनाया, खूबसूरत बनाया है, पावरफुल पहाड़ है, जमीन है, और उसके अलावा हर चीज हार्मनी में नजर आती है। तो कुदरत ने जब ये चीजें एक रिदम में बनाई हैं, तो हाउ इट कुड बी पॉसिबल कि इंसान के अंदर इस रिदम को जज करने की एबिलिटी कुदरत ने इनकलकेट ना की हो। तो इसलिए इट इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ हार्ट। हर शख्स, किसी कौम, किसी रंग, किसी जबान, किसी मजहब से उसका ताल्लुक हो, उसके अंदर सेंस होती है, क्योंकि उसके अंदर इमेजिनेशंस होते हैं, क्योंकि उसके अंदर पैशन होता है। As in the motion of wave of the sea, in the growth of flower, there is poetry in its birth. If history is a grave study, poetry may be said to be the graver. Its materials lie deeper and are spread wider. अब यहां तक तो वो दोबारा उसी क्वेश्चन का आंसर कह रहा है कि ये कैसे आपकी इमोशंस या फीलिंग या पैशन की लैंग्वेज है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ फिर मिल गया, तो इसको यहाँ फिर हाईलाइट कर देते हैं। लीजिए 1 का आंसर दोबारा आ गया, ठीक है। इफ हिस्ट्री इज अ ग्रेव स्टडी, पोएट्री मे बी सेड टू बी द ग्रेवर, इट्स मटेरियल्स लाई डीपर एंड आर स्प्रेड वाइटर। याद रखिएगा, जो भी हिस्ट्री है आपके सामने, वो एक ऐसी स्टडी है जो मुर्दा हो चुकी होती, चीज खत्म हो चुकी होती है, पास्ट डेड हो गया है ना, वो लाइफ तो नहीं है। वर्ल्ड वॉर 1 होके खत्म होगी, 2 होके खत्म होगी, पिछला साल गुजर गया, वो तारीख का एक हिस्सा बन गया। लेकिन इस चीज को जिंदा कौन करता है? आपने बहुत सी मूवमेंट पढ़ी होंगी, अगर आप वो उन मूवमेंट को चंद सत्रों में पढ़ना चाहते हैं, तो आप किसी की नज्म पढ़ लें। जिस तरह आजकल मुहर्रम और हराम है, तो बहुत सी जगहों पे आपने देखा होगा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक उनकी वो जो मुश्किलात हैं, उनसे मुतल्लिक बहुत सी जगहों पर पोइट्री के जरिए उस इवेंट को रिकॉल और रिकलेक्ट किया जाता है। तो उस पोइट्री में वो पूरी की पूरी हिस्ट्री है जिसको जिंदा किया जाता है। तो क्यों? क्योंकि इमोशंस तो हमारे अंदर है ना, पोइट्री तो वो सेंस देती है हमें, तो वो जो इमोशंस हमारे अंदर है, तो हमारे अंदर फीलिंग जिंदा हो जाती है, इमोशन और पैशन आ जाता है, दुख की फीलिंग आ जाती है। हालांकि ये इवेंट हजार साल से भी ज्यादा हो गया है, बल्कि 13.5 पौने 1400 साल हो गए इस इवेंट को अकर हुए, हैपन हुए दुनिया पर, लेकिन वो फीलिंग हमारे अंदर आती है। इसी तरह आप पाकिस्तान मूवमेंट से रिलेटेड देख लें, अपने किसी प्यारे से देख लें जो दुनिया से चला गया, कोई पोइट्री, कोई याद, कोई चीज, तो उसको आप जिंदा करते हैं। इट इज समथिंग, ये एक स्पेसिफिक रिलेशन है हिस्ट्री और पोइट्री का। तो हम इसको कर देते हैं किसी और कलर से, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन किया हुआ है हिस्ट्री और पोइट्री के रिलेशनशिप के ऊपर। तो एक्सप्लेन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री एंड पोइट्री। हिस्ट्री एक डेड और मुर्दा चीज का नाम है, पोइट्री हिस्ट्री को जिंदा कर सकती है। तो पोइट्री बेसिकली एक स्पिरिट है, रूह है, और हिस्ट्री बॉडी है। बॉडी विदाउट स्पिरिट नहीं रह सकती, अगर इस जिस्म में से ये रूह निकाल दी जाए तो बॉडी खत्म हो जाएगी। इसी तरह हिस्ट्री एक बॉडी है, एक स्ट्रक्चर है, उसकी जो स्पिरिट है, उसकी जो रूह है, वो पोइट्री है। हिस्ट्री ट्रीट्स फॉर द मोस्ट पार्ट cumbersome and unwidely masses of things, the empty cases in which the affairs of the world are packed under the heads of intrigue or war in different states and from century to century. But there is not thought or feeling that can have entered into the mind of man which he would be eager to communicate to others, and they would listen to with delight.
दैट इज नॉट फिट सब्जेक्ट ऑफ पोएट्री। कितनी खूबसूरत तरीके से उसने इन तमाम सेंटेंसेस में हिस्ट्री को डिफाइन कर दिया। मैं इसको रिफ्रेज भी कर दूंगा, उर्दू भी कर देता हूं इसकी। देखें वो कहता है हिस्ट्री क्या है। वो कहता है हिस्ट्री का अगर मोस्ट ऑफ द पार्ट आप देखें तो हिस्ट्री किस चीज को डील करती है, एक बहुत भारी और मिसमैनेज किस्म की चीजें हैं। एक एम्प्टी केस ऑफ अफेयर्स ऑफ द वर्ल्ड है जो पैक्ड है किसी डब्बे में, और इसमें क्या होता है, कहीं वॉर का जिक्र है हिस्ट्री में, कहीं कॉन्स्पिरेसीज का जिक्र है, डिफरेंट कॉमों का जिक्र है, सेंचुरी टू सेंचुरी चीजों के जिक्र अजकार और आपको डिटेल्स मिल जाएगी। लेकिन हिस्ट्री में फीलिंग्स तो नहीं है। हिस्ट्री में कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिसको आप फीलिंग, खुशी, डिलाइटनेस, गम के, अब अगर आप पोइट्री के थ्रू हिस्ट्री को एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें फीलिंग आ जाएगी। जिस तरह अभी मैंने आपसे जिक्र किया कि जो हिस्ट्री है वो एक डेड बॉडी है, उसके अंदर फीलिंग क्या है, फीलिंग वाला हिस्सा पोइट्री है। क्योंकि ऊपर एक जगह हमें एग्जामिनर बता चुका है कि इट इज अ लैंग्वेज ऑफ पैशन एंड इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन से और पैशन से वो एक डेड चीज को जिंदा कर देती है। तो इट मींस दैट कि क्वेश्चन नंबर 1 का कैसे, किस सेंस में हिस्ट्री पोइट्री इज द लैंग्वेज ऑफ इमेजिनेशन एंड पैशन, उसकी एग्जांपल में आप ये वाला एरिया भी कोट कर सकते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर ए का आंसर भी ये मिल गया है, और इसको आप अपने वर्ड में कर सकते हैं। जब क्वेश्चन नंबर ए का आंसर जो आपने ऊपर हाईलाइट किया, जब आप इतना एरिया अपने वर्ड में इसको रिफ्रेज कर लेंगे और बता देंगे कि पोइट्री मोशन, वेव, सीज, ग्रोथ, फ्लावर्स, ये तमाम चीजों को पोइट्री एक्सप्लेन करती है। तो इसी के बाद आप एक एग्जाम्पल के तौर पे एक आधे सेंटेंस में इस वाली एग्जाम्पल का जिक्र क्वेश्चन नंबर ए में आंसर के तौर पे दे सकते हैं कि देखें जी, पोइट्री इमेजिनेशन और पैशन है, तो उस इमेजिनेशन और पैशन से एक डेड हिस्ट्री को भी जिंदा और फीलिंगफुल किया जा सकता है। तो यही बात मैंने लेक्चर के स्टार्ट में की कि बाज का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सेम उस फर्स्ट एक दो सेंटेंसेस में भी होता है, मिडिल पोर्शन में भी होता है और आखिर में भी होता है। नाउ इट इज अ टेक्निक कि आपने कहां कहां उसको स्मेल करना है कि कौन कौन से सवाल का। आप देखें इधर क्वेश्चन नंबर 3 का सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है ये, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर भी इधर से निकल रहा है। कुछ सेंटेंसेस यहाँ के 1 में भी काम आ रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे। अच्छा, उसके बाद कहता है इट इज नॉट इट इज नॉट द ब्रांच ऑफ ऑथरशिप। ऑब्वियस सी बात है, जो पोइट्री है ये किसी ऑथरशिप की ब्रांच तो नहीं है ना। ऑथरशिप तो ऑथर्स लिखते हैं कहानियां, चीजें, इवेंट्स, बुक्स, करंट चीजें, जो भी कुछ। पोइट्री उसकी कोई ब्रांच नहीं है। पोइट्री इज अ ब्रांच ऑफ फीलिंग एंड इमेजिनेशन। जैसे इट इज द स्टफ ऑफ विच आवर लाइफ इज मेड। ये कोई आम सी चीज नहीं है पोइट्री, ये तो वो स्टफ है जिससे हमारी जिंदगी बनी है। हमारी जिंदगी और आपकी जिंदगी फीलिंग से बनी है। जिस तरह अभी ऊपर एग्जामिनर ने कितने खूबसूरत वे में कहा कि व्हाट इज पोइट्री, ये देखें यहां पर वो एक्सप्लेन करता है, इन द मोशन ऑफ वेव्स ऑफ सीज, इन द ग्रोथ ऑफ फ्लावर, देयर इज पोइट्री इन द बर्थ। जब कोई चीज पैदा होती है उसकी खुशबू में पोइट्री है, उसके खिलने में पोइट्री है, मूवमेंट ऑफ सीजन में पोइट्री है। आप माउंटेन की टेरेन्स देखते हैं, ऊपर नीचे पहाड़ी सिलसिलों को देखते हैं, उसमें पोइट्री है, परिंदों की आवाज में पोइट्री है। तो ये कोई सब्जेक्ट ऑफ ऑथरशिप नहीं है कि जो पोइट्री के बारे में कोई भी कुछ लिख ले। ये तो वो चीज है जिससे हमारी जिंदगी बनी हुई है। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी है और सेम एज लाइक क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर भी है, क्योंकि इट इज नॉट द ब्रांच ऑफ ऑथरशिप, इट इज समथिंग आउट ऑफ विच आवर लाइफ इज मेड अप ऑफ। और हमारी लाइफ क्या है, हमारी लाइफ इमेजिनेशन और फीलिंग है। और अगर हम में से फीलिंग और इमेजिनेशन खत्म कर दी जाए तो वी विल बी लाइक दिस कैमरा, दिस लैपटॉप, दिस हेडफोन, फीलिंगलेस। द रेस्ट इज मेयर ओब्लिवियन। अगर आपकी जिंदगी से पोइट्री को निकाल दिया जाए तो कुछ नहीं रहेगा, डेड होगा। ओब्लिवियन होता है while sitting somewhere else and watching in straight direction। फॉर एग्जांपल मैं किसी दीवार को देख रहा हूँ और 20 घंटे उस दीवार को देख ही जा रहा हूँ, एक ऐसी हालत में हूं कि कोई हालत ही नहीं है। सेंसलेस कंडीशन को कहते हैं। अ डेड लेटर, एक मुर्दा कागज का टुकड़ा। फॉर ऑल दैट इज वर्थ रिमेंबरिंग इन लाइफ इज द पोइट्री ऑफ इट।
अब जिंदगी में अगर कोई चीज अच्छी है जो रिमेंबर हो सकती है, रिकलेक्ट हो सकती है, वो जिंदगी के उन इवेंट्स की एक प्रॉपर तसलसल और कनेक्टिविटी के साथ पोइट्री के थ्रू फीलिंग पैदा करना है। फियर इज पोइट्री, होप इज पोइट्री, लव इज पोइट्री एंड हैट्रेड इज पोइट्री। हर एक फीलिंग पोइट्री है ना जी। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर फिर यहां पे भी आ गया। ये बेसिकली डिफरेंस पोइट्री और हिस्ट्री का भी है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी है और 1 का भी है। और स्टूडेंट्स ये है वो टेक्निक, ये है वो सेंसिटिव अप्रोच ऑफ कॉम्प्रीहेंशन कि अगर आपको इस तरीके से चीजों को समझना आ गया, क्योंकि हम क्वेश्चन पहले पढ़ते ही 2-2 3-3 दफा इसलिए कि हमारे जहन में क्वेश्चन रोटेट करें कहां कहां हर सवाल का जवाब है। और याद रखिएगा किसी भी चीज का जो आंसर होता है वो एक जगह पे नहीं होता। कम से कम कंपैरेटिव या हाईएस्ट कंपैरेटिव एग्जामिनेशन में कोई रिदम में आंसर नहीं होगा, उसको आपने हर सवाल के अकॉर्डिंगली। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही आ रहा है, हिस्ट्री और पोइट्री का डिफरेंस में, और क्वेश्चन नंबर 1 में आ रहा है कि कैसे पोइट्री जो है इज व्हाट सेंस इज अ लैंग्वेज ऑफ इमेजिनेशन एंड पैशन। ये आप गौर से देखें, फियर पोइट्री, होप पोइट्री, लव पोइट्री, हैट्रेड पोइट्री। अब लव, हैट्रेड, फियर, होप, ये सारी फीलिंग है और इमेजिनेशन है और पैशन है। तो ये आ गया यहाँ पर पहले सवाल का जवाब भी यहाँ से आपने। और ये आपने लाइंस, ये सेंटेंसेस पिकअप करने हैं और आगे देखें आपने जब ये पिकअप करने हैं तो इनको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के आगे पुट अप कर देना। जितने भी सेंटेंसेस आपके पास आए बी में पुट अप कर देना है, सी के सी में कर देने हैं, डी के डी में, ई के ई में, एफ के एफ में। अब जब आप ये सारा मटेरियल इसी तरह अंडरलाइन करके इन क्वेश्चंस के आंसर्स में इसी पैसेज में से जो आपको गिवन होगा, मेरे पास चूंकि कंप्यूटर है तो मैंने डिफरेंट कलर से क्वेश्चन और आंसर को डिफरेंट कलर से आपने देखा हाईलाइट कर दिया ताकि इससे पता चल जाए कि क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। ये इसको हम रेड कर देते ताकि पता चले इसमें जो रेड वाला मटेरियल है वो उसका आंसर होगा। इससे फायदा ये होगा कि अब आपका मटेरियल पिकअप हो गया, सॉर्ट आउट कर लिया, इसको सॉर्टिंग टेक्निक भी कहते हैं कि मटेरियल आपने अपना पैसेज का सॉर्ट आउट कर लिया और इसको क्वेश्चन वाइज ही, क्वेश्चन नंबर ए तो क्वेश्चन नंबर ए का एज इट इज आपने यहां कॉपी करके ये मटेरियल लिख देना है। पेपर में भी ऐसे ही करना, उसी वर्ड्स में लिखना है। बाद में क्या होगा, अब आप इसको क्वेश्चन नंबर 1 को और उसके आंसर को पढ़ेंगे और अपने वर्ड्स में इसको रीफ्रेज कर देंगे, अपने अल्फाज में इसको लिख देंगे। ये आपके इन योर ऑन वर्ड हो जाएगा। इसके 2 फायदे होंगे आपको। फायदा नंबर 1 क्या होगा, जो पहला बेनिफिट है कि एग्जामिनर ने जिस रिदम में बात की है पैसेज में, आपका जवाब भी उस रिदम में आया। दूसरा फायदा, एग्जामिनर ने हर आंसर डिफरेंट जगहों पे दिया। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हर एरिया में दिया है तो आपने वो सारे एरियाज क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंगली पिक करके यहां पर एक जगह पर कलेक्ट कर लिए। जब आप रीफ्रेज करेंगे तो एक्यूरेटली जितनी बातें एग्जामिनर ने की हैं वो आपने अपने अल्फाज में लिख दी हैं। इससे आपकी 100% कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी कि आपने 100% अपनी जितनी भी आपको जो मटेरियल दिया गया था एज इट इज, कोई चीज उसमें से ओमिट किए, निकाले या कोई चीज ऐड किए बगैर अपने अल्फाज में हर सवाल का जवाब दिया है। और इससे आपके जो नंबर हैं वो 20 में से 18 आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मेरे इस साल भी बहुत से स्टूडेंट्स ने एपी के पीएमएस क्वालिफाई किया, पंजाब का किया, फिर सीएसएस किया, अभी वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो जब मैं उनसे पूछता हूँ जी आपकी जो पास कर जाता है, जो एग्जाम पास करता है उसकी डीएमसी नहीं आती, उसकी इंटरव्यू के बाद आती है। तो इतना प्रोडक्टिव रिजल्ट आता है पेपर बी का कि अक्सर स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं सीएसए में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, बाकी इदारों में ट्रेनिंग जब कर रहे होते हैं, जब राब्ता होता है या डीएमसी शेयर करते हैं, 70+ मार्क्स आते हैं बी पेपर में। द रीजन बीइंग इज दैट कि इस रिगरस प्रोसेस की उन्होंने प्रैक्टिस की होती है। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आपको एक रिगरस एक्टिविटी से गुजरना आपके लिए बहुत जरूरी है। आज के 3 सवाल मैंने सॉल्व किए, 3 आप या 2 सवाल जो बाकी रह गए हैं वो आप खुद सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह ताला असाइनमेंट बना के मुझे रफ ड्राफ्ट भेजेंगे। जिस तरह मैंने आपके आगे एक रफ ड्राफ्ट बनाया ना कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर उस पूरे में से सॉर्ट आउट करके, हाईलाइट करके, अंडरलाइन करके, उसको एज इट इज कॉपी करके क्वेश्चन नंबर ए में उसका आंसर लिखना है, बी का बी में, अपने अल्फाज में भी रीफ्रेज नहीं करना। अगर कुछ स्टूडेंट करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन आपने मुझे ईमेल करना है ecc.farhan.css@gmail.com। आप सबको ईमेल वैसे भी पता है। होगा उससे क्या कि आपकी साथ साथ प्रैक्टिस भी होती जाएगी। हम फिर इंशाल्लाह और पास पेपर भी सॉल्व करेंगे। फिर जब 4, 5, 6 पास पेपर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ड्राफ्ट 1 हो चुका होगा। फिर मैं आपको अपने वर्ड में रीफ्रेज करना भी सिखाऊंगा।
आज के तक के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज नासिर।